अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे मिक्स प्लेटलेट एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर। अच्छा, सिंपल इसमें क्या होगा, प्लेटलेट की भी प्रॉब्लम होगी और साथ साथ आपके जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उसकी भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारी आ जाती है वॉन विलिब्रेंट डिजीज। अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में भी बता रखा है कि आपके जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, आपके जो आपके होते हैं जहाँ पे आपकी इंजरी होती है वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स आते हैं और ये क्या करते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स हैं उसको वहाँ पे आपके एडहेरेंस करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे वो भी बता रखी है, वो ये कि आपके जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, आपका जो फैक्टर 8 है उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं सर्कुलेशन में। अच्छा, अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की कमी हो जाएगी, फैक्टर 8 की प्रोटेक्शन नहीं होगी, फैक्टर 8 भी आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है, आपका पे इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन उसके वहाँ पे डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और ये 8 जो है ये आपका क्या है, आपका पे इंट्रिंसिक पाथवे का ही आपका फैक्टर है। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है 12 से क्या होगा, आपको वहाँ पे 11 होगा, 11 में एंड पे आपका क्या है, आपको वहाँ पे एन है, एन से आपको वहाँ पे 9 आएगा। अच्छा, इसके बाद 9 के एंड पे ई है तो 8 आएगा। अच्छा, 8 क्या करेगा, 8 9 अलॉन्ग विद 8 क्या क्या करेगा, आपका जो फैक्टर 10 है 8 के एंड पे आपका वहाँ पे टी आता है तो ये 10 की वहाँ पे एक्टिवेशन करवाता है, ये आपका वहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके जो फैक्टर 8 है इसके वहाँ पे कमी होगी तो इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये भी आप ये जो आपका वहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे है ये भी आपका वहाँ पे नहीं करेगा। और ये मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, जो आपका होता है ना बड़े वाला नाम, जिसका नाम बड़ा होता है वो क्या करता है, आपके जो लॉन्गेस्ट पाथवे है उसको मेजर करता है और ये जो पीटीटी है ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे जो है इसको वहाँ पे आपका मॉनिटर कर रहा होता है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो फैक्टर 8 है इसकी वहाँ पे कमी हो जाएगी तो पीटीटी जो है वो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा। एक तो चीज़ हो गई ये कि आपका जो पीटी है, पीटीटी सॉरी हमारा यहाँ पे जो है ये वो आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, आपके जो प्लेटलेट्स हैं उसका काम है, उसमें उन्होंने आपको जो है ना ये आपका प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाना होता है। अच्छा, ये आपका कहाँ से बनता है, सबसे पहले आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये आपको वहाँ पे एडहेयर करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे एग्रीगेशन होती है और ये आपको जो है इवेंचुअली आपका एक प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। अच्छा, जब आप वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स ही नहीं होंगे, आपका प्राइमरी प्लेटलेट प्लग ही नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, आपके जो प्लेटलेट उसके बाद आपके जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है उसको वहाँ पे एडहेशन नहीं होगी, डिफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर जब ब्लीड होगी, जब आप वहाँ पे कोई भी इंजरी होगी तो पेशेंट की वो इंजरी ठीक नहीं होगी और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ब्लीडिंग टाइम है ये आपका वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि ब्लीडिंग टाइम आपका प्रोलॉन्ग है लेकिन प्लेटलेट काउंट जो है ये पेशेंट के अंदर नॉर्मल है, क्योंकि प्लेटलेट्स का इसके साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के अंदर प्रॉब्लम है और फैक्टर 8 की यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यही आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपके लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे आपका बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपको वहाँ पे कोई भी फैक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जो पीटी है ये आपका वहाँ पे टोटली नॉर्मल होगा। अच्छा, ये जो आपकी होती है ना वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ ये आपकी होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि ये आपकी माइल्ड होती है लेकिन मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है ये आपका कौन सा, आपका पे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है। उसके बाद ये जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, ये आपके पास प्रेजेंट करेगा ब्लीडिंग के साथ। ब्लीडिंग टाइम में यहाँ पे आपका बढ़ा हुआ है तो पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे आपको मेनोरेजिया मिलेगा, आपको हैवी ब्लीड वगैरह मिल रही होगी फीमेल के केस में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये एपिस्टैक्सिस वगैरह मिल सकती है, स्किन ब्लीडिंग वगैरह आपको मिल सकती है, ईजी ब्रूजिंग वगैरह आपको वहाँ पे मिल सकती है। वही आपके यहाँ पे जो है ना ये आपकी जो प्लेटलेट्स आप वहाँ पे नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे एपिस्टैक्सिस वगैरह मिल सकती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग वगैरह आपको मिल सकती है। तो ये सारी पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपकी होती है ना वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ ये मेल्स और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है। इसके बाद जो है पेशेंट को अगर आपने वहाँ पे डायग्नोज करना है तो डायग्नोज करने के लिए आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे रिस्टोसैटिन। अच्छा, रिस्टोसैटिन है क्या चीज़, ये आपके एक एंटीबायोटिक है। अच्छा, इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या है, ये आपको वहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं उसको वहाँ पे कम करती है। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पे जो है ना रिस्टोसैटिन को आप यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको जो है ना हम यहाँ पे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ जो है इसको वहाँ पे डायग्नोज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे जो रिस्टोसैटिन एसे करवाएंगे, कोफैक्टर एसे। इसके केस में क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो रिस्टोसैटिन है इसका नॉर्मली काम क्या होता है, इसने वहाँ पे जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है और उसके बाद आपका जो GP1 भी है, इस इन दोनों की जो है ना इसमें वहाँ पे बाइंडिंग करवानी होती है। यहाँ पे जब ये बाइंडिंग हो जाएगी इसके बाद आपको वहाँ पे एग्रीगेशन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ जो है उसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं होगा। पेशेंट को जब आप वहाँ पे देंगे ना रिस्टोसैटिन तो इससे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होगी। सिंपल आप करते हैं कि आप पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट का प्लाज्मा है और यहाँ से आपकी रिस्टोसैटिन दोनों को आपस आपस में जो है ना आप वहाँ पे फ्यूज़ करते हैं। एग्रीगेशन को आप वहाँ पे देखते हैं, अगर तो आप वहाँ पे नॉर्मल हो गई एग्रीगेशन या फिर आपको वहाँ पे एब नॉर्मल हो गई। एब नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा, पेशेंट को वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है उसकी कोई भी डेफिशिएंसी होगी या फिर आपका जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है ये आपको वहाँ पे आपके वहाँ पे डिफेक्टिव होगा। अगर वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे जो आपकी है ना ये हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे आपकी एग्रीगेशन ये आपको वहाँ पे नॉर्मल है तो उस केस में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है ये उसका वहाँ पे टोटली ठीक हो गया। ये जो आपका वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर यहाँ पे एक्टिव होगा।
अच्छा, उसके बाद पेशेंट को आपने वहाँ पे ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में सिंपल आप पेशेंट को देंगे डेस्मोप्रेसिन। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपके जो होते हैं ना, आपको वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स, उसको वहाँ पे आपकी जो आपके होते हैं ना डेस्मोप्रेसिन, ये क्या करती है, उसको वहाँ पे स्टिमुलेट करती है और वहाँ से वॉन बिलीवमेंट फैक्टर जो है और साथ-साथ आपको जो फैक्टर 8 है, इन दोनों की रिलीज़ करवाती है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे ये हमारे यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन और वो क्या करवाएगी, आपकी जो है ना, आपको वहाँ पे एंडोथेलियल एंडोथेलियल सेल, आपके वहाँ पे एंडोथेलियम जो है, वहाँ से ये वॉन बिलीवमेंट फैक्टर जो है, उसकी ये रिलीज़ जो है, जो आपके वहाँ पे स्टोर्ड होगी, इसको वहाँ पे रिलीज़ करवा रही होगी। और सिंपल वही कि वॉन विल्बेन फैक्टर आएगा तो फैक्टर 8 जो है ये भी साथ आएगा। तो ये आपका जो फैक्टर 8 है ये भी आप वहाँ पे ठीक और होगा। तो वॉन विल्बेन डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए आप पेशेंट को देंगे डेस्मोप्रेसिन। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ पे दूसरी आ जाती है, हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे डीआईसी या फिर आपको चाहिए डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगी और वो आपको जो वेसल्स हैं उसके अंदर ही आपको वहाँ पे थ्रोम्बाई और उसके बाद आपको जो होगा ना, आपको वहाँ पे एम्बोलाई वगैरह वो आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर बना रही होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, वाइड स्प्रेड आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसको वहाँ पे एक्टिवेशन हो जाएगी और ये क्या करवाएगी, थ्रोम्बो एम्बोलिक स्टेट जो है उसके अंदर वहाँ पे आपके पेशेंट को लेके चली जाएगी। एक्सेसिव फ्लैट आपके जो होंगे ना क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये आपको वहाँ पे एक्सेसिवली आपको वहाँ पे कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे थ्रोम्बाई और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हेमरेजेस वगैरह जो है ये भी हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे थ्रोम्बाई भी बन रहे हैं और साथ साथ पेशेंट आपको वहाँ पे ब्लीड भी कर रहे हैं, हेमरेजेस वगैरह भी पेशेंट के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पे कॉजेज़ में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, कॉजेज़ में आपने यहाँ पे देखना है पेशेंट के अंदर जो है ये आपको वहाँ पे हीट स्ट्रोक करवा सकता है, स्नेक बाइट करवा सकती है, सेप्सिस पेशेंट के अंदर ग्राम नेगेटिव से आपको वहाँ पे डीआईसी करवा सकती है, उसके बाद ट्रॉमा करवा सकता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जो है ये हमारे यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट जो आपको जो फीमेल होगी उसके अंदर यहाँ पे आपकी डीआईसी करवा सकती हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है, मैलिग्नेंसी करवा सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा सकते हैं, उसके बाद आपकी ये जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये भी पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। अच्छा, सिंपली होगा क्या, पेशेंट के अंदर वहाँ पे आपकी जो होंगी ना, ये जो चीज़ें होंगी ये सारी क्या करवाएँगी, आपकी जो एंडोथेलियम है उसको ये डैमेज करवाएँगे। अच्छा, एंडोथेलियम डैमेज होगी तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पे जो है ये थ्रोम्बाई वगैरह बनाने शुरू कर देना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपके वहाँ पे थ्रोम्बाई बनेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, आपके जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं ये आपके वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपके वहाँ पे थ्रोम्बाई वगैरह बन रहे होंगे, आपके वहाँ पे एंडोथेलियम जो है ये आपकी जगहों-जगहों पे आपके वहाँ पे जो है ये डैमेज हुई होगी, थ्रोम्बाई वगैरह आपके वहाँ पे बन रहे होंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, आपके जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं ये आपको पे कम होना शुरू हो जाएँगे और वो आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे लेके जा रहे होंगे ब्लीडिंग की तरफ। अच्छा, इसके बाद दूसरा काम क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे थ्रोम्बाई बने हैं, ये क्या करेंगे, आपको जो है ये आपके ओक्लूजन वगैरह करेंगे, आपके वहाँ पे थ्रोम्बाई बने हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे एम्बोलाई वगैरह बनेंगे। ये क्या करेंगे, आपको डिफरेंट प्लेसेस पे ये क्या करेंगे, आप वहाँ पे जो है ये आपके एम्बोलस बन के आपके वहाँ पे जो एरियाज़ होंगे, उसको ये आप वहाँ पे ऑक्लूड कर देंगे। अच्छा, वहाँ से क्या होगा, आपका जो टीपी है, फिर आपका जो टिश्यू प्लाज़्मिनोजेन एक्टिवेटर है, ये आपका एक्टिवेट होगा। अच्छा, इसका काम क्या है, इसने आपका ये जो थ्रोम्बाई है, इसको इसने वहाँ पे इसने जो है ना, इसके वहाँ पे ब्रेक डाउन करवानी है। अच्छा, ब्रेक डाउन से आपको पता है आप क्या निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे ये ना फाइब्रिन बनी हुई है, तो फाइब्रिन की जब ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ से आपके बनेंगे फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स और साथ-साथ यहाँ पे आपके डी डाइमर्स जो हैं, ये आपके वहाँ पे निकल रहे होंगे। उसके बाद दूसरा आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइब्रिनोजेन है और फाइब्रिनोजेन की आपको वहाँ पे चाहिए, आपको वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, तो इस केस में आपके यहाँ पे फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आपको वहाँ पे बनेंगे, लेकिन डी डाइमर्स आपके वहाँ पे नहीं बनेंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये आपका जो है, ये आपको वहाँ पे थ्रोम्बाई जो है, इसके वहाँ पे आपने क्या करवानी है, आपने वहाँ पे ब्रेक डाउन करवानी है, आपको वहाँ पे टीपीए रिलीज़ होगा और ये भी जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो है ये, क्योंकि आपको जो है पेशेंट वहाँ पे आपकी जो थ्रोम्बाई वगैरह बने होंगे ना, इसकी आप वहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, आप वहाँ पे ब्रेक डाउन करवा रहे होंगे और ये भी इवेंचुअली जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ब्लीडिंग की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर थ्रोम्बाइस भी बन रहे होंगे और पेशेंट आपका ब्लीड भी कर रहा होगा। अच्छा, ऑब्स्टेट्रिक केसेस में आपके यहाँ पे हो सकता है, आपको वहाँ पे डेड फीटस हो सकता है या उसके अलावा आपको वहाँ पे जो है ये रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है, जब पेशेंट जो है इसके वहाँ पे बर्थ होती है ना बच्चे की, तो उसमें जो आपको होता है ना एमनियोटिक फ्लूइड, ये कुछ आपकी मदर की तरफ जा सकता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जा सकता है और वो भी जो आप होती है ना आपको वहाँ पे फीमेल्स, उसको वहाँ पे आपकी ये डीआईसी की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये आपकी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन होंगी, सेप्सिस वगैरह या आपके जो आपके हो गई हमारे यहाँ पे स्नेक बाइट्स वगैरह होंगी, ये सारी सिंपल हैं। ये क्या करेंगी, आपकी जो होंगी ना आपको वहाँ पे एंडोथेलियम उसको ये डैमेज करवा रही होंगी। लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये जो आपकी होगी ना आपको वहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ से जो है आपको वहाँ पे टिश्यू फैक्टर जो है ये आपको वहाँ पे सिक्रीट होगा आपको वहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर और वो क्या करवाएगा, आपको वहाँ पे जो ये थ्रोम्बाई वगैरह बना के आपके यहाँ पे जो है ये पेशेंट को डीआईसी की तरफ लेके जा रहा होगा। डेड फीटस क्या करेगा, डेड फीटस आपका ये टिश्यू फैक्टर जो है इसको वहाँ पे सिक्रीट करेगा और बाकी ये सिंपल है कि आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो अगर होगी आप वहाँ पे जो ये रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो वो भी आप वहाँ पे टिश्यू फैक्टर को सिक्रीट कर रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो आपके होगा ना आप वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड, ये तो आपका जो है एज ए एंटीजन आप वहाँ पे जाएगा और वहाँ से क्या करेंगे, आप इसके अगेंस्ट एंड आप जो है ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे जो है ये आपके वहाँ पे कोगुलेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे और आपको जो है ना ये आप वहाँ पे जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सीन हो रहा है, उसमें क्या होगा, आप वहाँ पे डैमेज होगा। अच्छा, इन दोनों में क्या होगा, आपका जो टिश्यू फैक्टर है ये आप वहाँ पे सिक्रीट होके आप वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर डीआईसी करवा रहा होगा। पेशेंट के अंदर थ्रोम्बाइस बन रहे होंगे और पेशेंट आपको वहाँ पे ब्लीड भी कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद कॉजेज़ में आपको वहाँ पे बर्न्स मिल सकते हैं,
एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे पेशेंट जो इसके अंदर आपको वहाँ पे ARDS जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। ARDS वगैरह भी जो है ये पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पे DIC की तरफ लेके जा सकता है। कोई ड्रग्स वगैरह हो सकती हैं, ड्रग से रिएक्शन हो सकता है, तो उससे भी आपको वहाँ पे DIC हो सकता है। और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है ये भी पेशेंट को DIC की तरफ लेके जा रहा होता है। इसके बाद पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट आपको मैंने बताया सारे केसेस क्या कर रहे हैं, पेशेंट की यहाँ पे जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है उसको ये बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ब्लीडिंग के साथ। ब्लीडिंग आपकी यहाँ पे हो सकती है वेनिपंक्चर साइट्स पे, ऑर्गन्स वगैरह के अंदर हो सकती है, या फिर आपको जो ये इकाइमोसिस या फिर आपके जो होते हैं ना पेटिके वगैरह, ये आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, ये आपकी होगी एक्यूट प्रेजेंटेशन। आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे क्रोनिक प्रेजेंटेशन, क्रोनिक में आपको वहाँ पे क्या मिल सकता है? आपको वहाँ पे जो ये ब्रूजिंग मिल सकती है, म्यूकोजल ब्लीडिंग वगैरह आपको वहाँ पे मिल सकती है, हिपैटिक डिसफंक्शन मिल सकता है, शॉक मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना रीनल डिसफंक्शन वगैरह जो है ये भी आपको वहाँ मिल सकता है। ये सारे सिंपल क्या करेंगे, वही आपके जो होंगे ना आपको वहाँ पे जो थ्रोम्बाई वगैरह होंगे, ये आप वहाँ पे अक्लूड करके आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये आप वहाँ पे चीज़ें वगैरह लेके आ रहे होंगे। रीनल डिसफंक्शन आपका हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन हो सकता है, हिपैटिक डिसफंक्शन हो सकता है, उसके बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वगैरह आपको वहाँ पे हो सकती है, म्यूकोजल ब्लीड या फिर आपको वहाँ पे ब्रूजिंग वगैरह हो सकती है। पेशेंट की लैब्स में आपको क्या मिलेगा? लैब्स में आपने याद रखना है DIC में सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये आपकी सारी की सारी एबनॉर्मल होंगी। अच्छा, प्लेटलेट काउंट की बात करेंगे तो प्लेटलेट आप वहाँ पे कोगुलेशन की वजह से आप वहाँ पे यूज़ हुए होंगे, प्लेटलेट आप वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ब्लीडिंग टाइम आपका वहाँ पे इंक्रीज़ होगा, वही आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये आपके वहाँ पे कम होंगे, ब्लीडिंग टाइम आप वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ पे जो PT है, PT की बात करेंगे तो ये आपका PT भी प्रोलॉन्ग होगा, PTT भी आपका वहाँ पे प्रोलॉन्ग होगा। सारे टेस्ट आपके यहाँ पे एबनॉर्मल होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप वहाँ पे देखेंगे ना आप वहाँ पे लैब्स में, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, आपको वहाँ पे सिस्टोसाइट्स मिलेंगे, वही आपके जो होंगे ना आपको वहाँ पे ब्लड वेसल्स, उसमें ये आपको वहाँ पे जो आपके यहाँ पे थ्रोम्बाई वगैरह बने होंगे, ये क्या करेंगे, जो आप वहाँ पे होंगे ना आपको वहाँ पे RBCs वगैरह, इसको ये डैमेज करवाएंगे, यहाँ पे आपके हेलमेट सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे सिस्टोसाइट्स। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये आपके जो फाइब्रिन या फिर आपका जो थ्रोम्बस बना हुआ है, इसके आप जब ये ब्रेक डाउन करवाएंगे तो यहाँ से आपके मिलेंगे आपके ये फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके बाद फाइब्रिनोजिन आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको डी डाइमर्स भी मिलेंगे, और उसके बाद जो आपको जो फैक्टर 5 है और फैक्टर 8 जो है ये भी आपको वहाँ पे कम मिलेंगे। DIC जो है ना, ये आप वहाँ पे कंफ्यूज आप वहाँ पे कर सकते हैं इसको वहाँ पे लिवर डिजीज़ के साथ। लिवर डिजीज़ में भी आपको जो है ये फैक्टर्स वगैरह वहाँ पे कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम भी आपको वहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता है, आपको वहाँ पे PT, उसके बाद ये PTT वगैरह जो है ये भी आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पे याद रखना कि लिवर डिजीज़ जो है, लिवर का कोई काम नहीं है आपका फैक्टर 8 के साथ। तो यहाँ पे जो फैक्टर 8 है ये आपको वहाँ पे आपका लिवर डिजीज़ के केस में आपको वहाँ पे जो है ये नॉर्मल मिलेगा, और DIC के केस में आपका जो फैक्टर 8 है, ये फैक्टर 8 और फैक्टर 5 जो है ये दोनों आपको वहाँ पे डिक्रीज़ हुए होंगे। बाकी ट्रीटमेंट भी अगर बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, जो भी आपके वहाँ पे अंडरलाइंग कॉज़ है आपने उसको ठीक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपकी कोई ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, कोई सेप्सिस है, या फिर जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है आपने उसको ठीक करना है। अच्छा, RBCs अगर पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे कम हो रहे हैं, अच्छा इसमें क्या होगा, RBCs भी पेशेंट के अंदर कम होंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या होगा पेशेंट के अंदर आपके जो होंगे ना, आप वहाँ पे एनीमिया वगैरह हो रहा होगा, आप वहाँ पे RBCs डैमेज हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, आप वहाँ पे एनीमिया भी मिल रहा होगा, हीमोलिटिक एनीमिया होगा पेशेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया की भी जो चीज़ें हैं ये भी आपको वहाँ पे मिल रही होंगी। पेशेंट में आपने क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स है आपने उसको ठीक करना है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये RBCs या फिर आपकी जो प्लेटलेट्स या फिर FFP वगैरह जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर ये जो शॉक वगैरह डेवलप हो रहा होगा आपने इसको मैनेज कर रहे होना है। अच्छा, ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, सिंपल आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा, मेन स्टे में इसमें क्या होगा, आप वहाँ पे पेशेंट को रिसस्टेट कर रहे होंगे, और साथ-साथ आप वहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो आप पेशेंट को दे रहे होंगे। अच्छा, प्लेटलेट कंसंट्रेट आप उसको कब देंगे, इसमें अगर उसको वहाँ पे जो है ये प्लेटलेट्स आप वहाँ पे कम होंगे 20,000 से, तब आप इसको वहाँ पे जो है आप वहाँ पे प्लेटलेट कंसंट्रेट देंगे, और आपके यहाँ पे टारगेट क्या होगा, आप वहाँ पे 20,000 से आपने ज़्यादा करने हैं। अच्छा, FFPs आप पेशेंट को देंगे, और यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे आपका टारगेट होगा INR लेस देन 1.5। नॉर्मल आपकी INR कितनी होती है, आपकी होती है 1। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, 1.5 से आपने कम रखनी है। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पे पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट्स दे सकते हैं। ये मैंने आपको हमें बताया था कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर आपके जो फैक्टर्स होते हैं आपकी जो है ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, फैक्टर 8 वगैरह या फिर आपके जो दूसरे फैक्टर्स वगैरह होते हैं ये आपके कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, आप वहाँ पे पेशेंट को ये भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपकी जो पेशेंट है अगर उसके अंदर वहाँ पे आपकी जो ये HB कम हो रही है, एनीमिया वगैरह उसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, तब आप उसको पैक्ड RBCs जो है ये भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, अंडरलाइन कॉज जो है उसको आपने वहाँ पे ठीक करना है। तो ये सारा था यहाँ पे मेरे जो है ना ये वॉन विलिबर्न डिजीज़। उसके बाद आपको चाहिए DIC के अंदर सिंपल आपने याद रखना है कि वॉन विलिबर्न डिजीज़ में क्या होगा, आपका ये वॉन विलिबर्न फैक्टर नहीं आएगा। वॉन विलिबर्न फैक्टर नहीं आएगा तो साथ साथ फैक्टर 8 नहीं आएगा, तो PTT आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद वॉन विलिबर्न फैक्टर नहीं होगा तो आपके जो प्लेटलेट्स हैं ये आपके बाइंड नहीं करेंगे, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन प्लेटलेट्स यहाँ पे आपके नॉर्मल होंगे, PT भी आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा, और यहाँ पे क्या आपका जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये आपका टोटली नॉर्मल है, तो ये आप वहाँ पे नॉर्मल होगा, और प्लेटलेट काउंट आप वहाँ पे नॉर्मल होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लीडिंग टाइम और ये
ये जो पीटीटी है ये आपके सिर्फ आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग होंगे। डीआईसी में क्या होगा, आपके सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये आपके एबनॉर्मल होंगे। पीसी आपको वहाँ पे कम होगा, ब्लीडिंग टाइम आपका पे इंक्रीज़ होगा। उसके बाद ये जो पीटी है आपके जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, क्योंकि आपके जो सारे के सारे फैक्टर्स आपका पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये पीटी भी आपका प्रोलॉन्ग होगा। उसके बाद ये पीटीटी जो है ये भी प्रोलॉन्ग होगा। अच्छा, कॉजेज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है। और उसके बाद आपको जो पेशेंट है इसके अंदर आपका जो है ना आपका वहाँ पे महा भी डेवलप हो जाता है। सिंपल आपका वहाँ पे जो है ये माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है, तो पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे शिस्टोसाइट्स मिल सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे जो ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन आपको वहाँ पे इंक्रीज़ हुई होगी, आपको वहाँ पे डी डाइमर्स ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आपके पास जो फाइब्रिनोजेन है ये आपको पे कम होगा और फैक्टर 5 और 8 जो है ये दोनों कम होंगे। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, माहा जो है ये आपको डीआईसी के अंदर मिलेगा, उसके बाद टीटीपी के अंदर मिलेगा और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दिया ना, आपको वहाँ पे ये दोनों आपको वहाँ पे एचयूएस, इन दोनों में भी आपको यहाँ पे माहा जो है ये आपको मिल रहा होगा। अच्छा, दोनों को डिफरेंशिएट आपने करना है। आपने कैसे करना है, आपने डीआईसी में देखना है तो आपको जो पीटी और पीटीटी जो है ये दोनों प्रोलॉन्ग होंगे, लेकिन ये जो आपका होता है ना टीटीपी और आपका जो एचयूएस है, इन दोनों में ये आपके प्रोलॉन्ग नहीं होते, ये आपको यहाँ पे नॉर्मल होते हैं। तो ये सारा था यहाँ पे मेरे जानेंगे डीआईसी और हमारे यहाँ पे वॉन विल्बर्न डिजीज़ के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। You don't wanna see me mad, I'll be coming with that payback. You don't wanna taste that, don't wanna see me on attack. Trust me, you don't wanna face that adrenaline, I crave that. Yeah, you know I'm nasty, I'm about to be a savage. When I want it, better have it, nothing's getting past me. About to take this to the max.